सेल्स ग्रोथ की तरफ हो तो वो कुछ ना कुछ अच्छे संकेत हमें दे रही है, पर जिस कंपनी की सेल्स निगेटिव तरफ हो तो वो हमें निगेटिव संकेत दे रही है। ये तो एक सिंपल सा पार्ट से लेकर रसायन कारोबार में दखल देने वाले हमारे रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी ने बहुत संघर्ष किए हैं अपनी क्योंकि खरीदने बेचने वाली नीतियों के साथ मैंने आज तक के वीडियो नहीं बनाई, ये आप सबको पता है। समझाने वाली नीतियों के साथ मैं हमेशा आगे बढ़ा हूँ। तो मैंने आपको यही कहा है ना कि लालच नहीं करना है, लालच से दूर रहना है। जो भी आपको अलग अलग शेयरों के ऊपर वीडियो बना के टारगेट दिया जा रहा है उससे थोड़ा दूर रहना है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री के Q2 के बारे में। बात करेंगे Q2 आलोक इंडस्ट्री का भी आया है और बात करेंगे कुमार मंगलम बिरला जी ने क्या वोडाफोन आइडिया के दिशा निर्देश दिए हैं, उसके बारे में भी आज हम बातचीत करेंगे। इन बातचीत करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, वैसे मैंने एक वीडियो आपके लिए 12 बजे से सुबह डाल दी थी और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किसी क्लाइंट ने मेरे बारे में कोई उसे कुछ शिकायत कर दी और मैंने आपको बताया था उसका जो मुझे नोटिस मिला है वो बड़ा ही मुझे दुखदाई लग रहा है ना। कि आपको पता था भी मैं एंजल वन के साथ वर्क करने की रणनीतियों के साथ था, हर एक चीज़ वो मैं कर रहा था। अचानक से ये चीज़ें जब हो जाती हैं और वो भी कोई मेरे क्लाइंट, और मुझे पता ही नहीं मैं क्या किससे क्या बात हो गई, क्योंकि खरीदने बेचने वाली नीतियों के साथ मैंने आज तक के वीडियो नहीं बनाई, ये आप सबको पता है। समझाने वाली नीतियों के साथ मैं हमेशा आगे बढ़ा हूँ। क्या सही है क्या गलत है ये अगर सबको बताना कोई गुनाह हो जाए तो वो गुनाह भी हमें बर्दाश्त है। फिर देखो सर, क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है तब उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ ही जाती है। पर सोचना उनको भी है कि अगर आप किसी पे कोई उंगली उठा रहा है तो पहले उसकी आपको आदत भी पता लगनी चाहिए। जो भी व्यक्ति वो है जिसने भी इस तरीके की चीज़ें की हैं उससे उसे मिला क्या है ये मुझे नहीं पता, पर अब ये आगे डिसाइड होगा कि आगे हम इस तरीके से जो हम अलग जो अपना वर्क करने जा रहे थे क्या वो आगे हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, है ना। तो वो सारी रणनीतियों के साथ मैंने वीडियो बना दी है, कृपया आप उसे भी देख लेना। फिर भी मैं आपसे कहूँगा सर, हमेशा सत्य के ऊपर ध्यान दीजिए, अच्छी चीज़ों को हमेशा साथ रखिए, क्योंकि राम जी के ऊपर भी काफ़ी चीज़ें हुई थी और अंत में सच्चाई की ही जीत होती है ना भैया। तो ये बड़ा दुख सा हुआ है जब ये नोटिस कल मिला तो फिर मैंने कल किसी को कमेंट का जवाब भी नहीं दिया है, ये मैं आपको बता दूँ। तो होता है सर, ऐसा भी हो जाता है। अभी देखते हैं इसका अब आगे क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि थोड़ी सी इसके अंदर बाधा तो आ ही गई है, ये आप सबको पता है। देखो सर, मैं आपको वो दृश्य दिखा रहा हूँ जहाँ से आपको वो चीज़ें समझने की सुविधा मिले जिससे आप आगे की जर्नी किसी गुजार सकें। हर वक्त मैंने आपको यही कहा है ना कि लालच नहीं करना है, लालच से दूर रहना है। जो भी आपको अलग अलग शेयरों के ऊपर वीडियो बना के टारगेट दिया जा रहा है उससे थोड़ा दूर रहना है। हमेशा अपने विचारों को आगे रखना है, अपनी एनालाइज को आगे रखना है और मेरे ऊपर भी ज़्यादा विश्वास नहीं करना है। मैं हमेशा आपको ये बताकर चला हूँ। यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि कोई भी टारगेट, कोई भी खरीदने बेचने वाली दृष्टि के अनुसार कोई भी वीडियो नहीं बनाई जाती, ये आप सबको पता है। तो उस दिशा में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्री की बात करेंगे, पर जिसका मुनाफा साल दर साल कम हो गया है और ब्लूमबर्ग की सर्वेक्षण यानी उसने कोई सर्वे किया था उसके अनुसार 13 विश्लेषकों ने जो अनुमान लगाया था उस अनुमान से भी कम इसका रिजल्ट आया है। जो उन्होंने अनुमान लगाया था करीब 2.34 लाख करोड़ की इनकी आय होगी, तो वो देखने को हमें नहीं मिली। और देखने को ये मिला है कि रिलायंस इंडस्ट्री की सितंबर में जो यानी Q2 में जो आय हुई है यानी कि जो सेल हुई है वो करीब 2,31,535 करोड़ की हुई है।
और जो अनुमान उन्होंने लगाया था इसके प्रॉफिट का वो भी निरंतर कम देखने को ही मिला है। यानी कि कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से कुछ तो नरमी रिलायंस इंडस्ट्री के शेयरों में आई है। थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं कि देश प्रगति की ओर है, देश रिन्यूएबल एनर्जी की ओर है और अधिकतर कई कंपनियां जो आईपीओ भी ला रही है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ती जा रही है। तेल में नरमी के कारण ही, तेल और गैस में नरमी के कारण ही रिलायंस इंडस्ट्री के ये शेयर में कमी आई है, ये आप समझ कर चलना। तेल से लेकर रसायन कारोबार में दखल देने वाले हमारे रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी ने बहुत संघर्ष किए हैं अपनी लाइफ में और इस कंपनी को खड़ा करने में उनकी बहुत ही काबिले तारीफ़ है। उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, पर कभी कभी आपको जब देखने को मिल जाता है कि इतनी बड़ी कंपनी का भी आय भी कम देखने को मिल जाए और आपको प्रॉफिट भी कम देखने को मिल जाए, उससे अंदाज़ा ये लगाना चाहिए कि बाज़ार में कोई भी कंपनी एक समान नहीं रहती। मतलब कभी ना कभी उसके सेल्स में उतार चढ़ाव होंगे और वो कुछ ना कुछ कारणों से होंगे। अब इसका कारण क्या था आपको ये पता है, तेल और पेट्रो रसायन कारोबार में नरमी के कारण ये चीज़ें हुई हैं। और आप ये चीज़ देख सकते हैं कि इसका ये तीसरा क्वार्टर है जिसके अंदर इसके शुद्ध मुनाफे में कमी आई। ये तीसरा क्वार्टर हो गया जिस तरह से इनका मुनाफा कम हुआ है। पर मुकेश अंबानी जी की राह अगर हम देखें तो काफ़ी दूर तक जाने की है। उन्होंने संबोधित किया, उन्होंने बताया कि उनकी जो एक नई ऊर्जा गीगा फैक्ट्री का निर्माण जो है सही तरीके से हो रहा है। आपको पता है ना, वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ कदमों को बढ़ा रहे हैं, उसके लिए वो कई चीज़ें कर रहे हैं और उसके अंदर उनकी नई ऊर्जा जो गीगा फैक्ट्री है वो सही दिशा में वर्क हो रहा है। और उन्होंने एक और चीज़ बता दी कि इस साल के अंत तक सोलर पीवी मॉड्यूल्स का निर्माण भी, उत्पादन भी शुरू होना उनकी फैक्ट्री में हो जाएगा। यहाँ से क्या दिशा दिखी, एक तो तेल और पेट्रो रसायन की नरमी के कारण सेल्स घटी है। दूसरा आपको समझना है कि अगर उनकी गीगा फैक्ट्री सही दिशा में वर्क कर रही है और वहाँ पर वो बता रहे हैं कि सोलर पीवी मॉड्यूल्स उत्पादन इस साल के अंत तक हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मुकेश अंबानी जी का भी दिमाग है। वैसे ये मैं आपको बता दूं कि जब इस तरीके से हमारे सामने न्यूज़ आती है, सबके सामने आती है, तो सोलर का उत्पादन उनका, सोलर पीवी मॉड्यूल्स का उत्पादन उनका इस साल के अंत तक होगा, तो यानी कि ये जो सोलर का व्यापार है बेस्ट है। क्योंकि इतना बड़ा देश का व्यक्ति जब ये वर्क करता है तो हमें उस चीज़ की दिशा भी पकड़नी चाहिए। एक चीज़ और समझनी है कि जब 29 अगस्त 2024 में इनकी मीटिंग हुई थी, वहाँ पर भी इन्होंने कहा था कि वो एक पे एक बोनस शेयर इशू करने के बारे में जल्दी ही बताएंगे। और इस कारण भी काफ़ी लोगों की नज़रें रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ बढ़ती गई। ये आप सबको पता है और सब इसका ही इंतज़ार कर रहे थे कि जो 14 अक्टूबर यानी कि कल के दिन जो इनका Q2 का रिजल्ट आया, इसमें कहीं ना कहीं जो बोनस के बारे में बताया जा रहा था उसके बारे में बताएंगे। पर देखने को ये मिला है कि अभी तक के रिलायंस इंडस्ट्री के तरफ से कोई भी एक्स डेट जो है बोनस की नहीं बताई गई है। और इसके ऊपर जो मंजूरी लेनी थी, जिस तरीके से पोस्टल बैलेट की तरफ से शेयरधारकों को भेजा गया था, वो भी प्रक्रिया हो चुकी है। पर एक्स डेट जो हमारे सामने है, अभी जो बोनस ये देंगे उसकी नहीं आई है, तो हमें उसका भी वेट करना पड़ेगा। तो तेल और गैस की नरमी के कारण करीब इनकी आय 6% तक कम हुई है। रिटेल के परिचालन में इनकी जो आय हुई है वो 3.5% घटी है। पर एक जो टेलीकॉम से वास्ता इनकी एक इकाई है जियो, उसके अंदर धमाके हुए हैं। क्योंकि वहाँ पर देखने को ये मिला है कि इनका जो भी हुई है 23.4% बढ़कर जियो की करीब 6,539 करोड़ की रही है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ और समझनी है कि इनका टेलीकॉम का बिजनेस जो है बेस्ट चल रहा है। और वो इसलिए भी चल रहा है क्योंकि जुलाई के समय जब इन्होंने टैरिफ बढ़ाने की विधि बताई, उसका भी एक बल जो है इस तरीके से जियो के ऊपर पड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक इसके अंदर एक पॉजिटिव संकेत है। सर, देश की काफ़ी बड़ी कंपनी
और काफ़ी सेक्टर में वर्क करने वाली कंपनी और जानी मानी कंपनी, और अपना एक बिजनेस अलग भी जियो फाइनेंस सर्विसेज का इन्होंने किया है जो ब्लैक रॉक के साथ जॉइंट वेंचर है। मुकेश अंबानी जी की राह जो है काफ़ी दूर तक जाने वाली है। मैं यहाँ आपको इस शेयर को ख़रीदने बेचने की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, पर जो न्यूज़ आई है उस बेस पर वो चीज़ें मैंने आपको समझाई है, क्योंकि फिर इसके ऊपर भी काफ़ी लोग कहेंगे सर क्या ख़रीद लें क्या बेच लें। देखो सर, जब से वीडियो बना रहा हूँ तब से मैंने एक फ़ोकस रखा है, आपको चीज़ें समझनी है, समझकर वर्क करना है और उसके द्वारा ही आपको आगे बढ़ना है। मेरे द्वारा कोई भी शेयर है, कोई भी चीज़ है, इस पे अमल करने से पहले आपको 50 बार सोचना है और फिर उसके ऊपर आपका वर्क अपने द्वारा करना है ना। तो मैं खरीदने बेचने की चीज़ों के अनुसार सर चैनल नहीं बनाया, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। फिर भी कुछ लोग जो हमें समझ नहीं पा रहे हैं या फिर हम उन्हें नहीं समझ पा रहे हैं, जिन्होंने इस तरीके से मेरे साथ जो किया है ना। तो चलो इसे भी आगे हम देखते हैं, इसके अंदर आगे क्या होगा। फिलहाल आपको समझना है रिलायंस इंडस्ट्री Q2 जो था नरमी की ओर है, पर जियो इसकी इकाई है दूरसंचार वाली, वो इसको बेनिफिट देकर गई है और इसका जो भी एक्स डेट है बोनस की अभी कंपनी के द्वारा बताई नहीं गई है। एक शेयर और है जिसके अंदर मुकेश अंबानी जी भी पार्टनर हैं, यानी कि उनकी भी कुछ हिस्सेदारी है, जिस शेयर का नाम है अलोक इंडस्ट्रीज़। देखो सर, कपड़ा से संबंधित ये कंपनी है, टेक्सटाइल से संबंधित ये कंपनी है जो कपास में, पॉलिस्टर में, कपड़े के निर्माण में, पैकेजिंग में और चमड़े से बने हुए वस्त्र में वर्क करती है। कहीं ना कहीं कंपनी निर्यात भी करती है और अच्छा वर्क जो है टेक्सटाइल के सेक्टर में करती है, पर निरंतर कंपनी की चीज़ें हमें उसकी सेल्स के अनुसार भी देखनी चाहिए कि जिस कंपनी की सेल्स ग्रोथ की तरफ हो तो वो कुछ ना कुछ अच्छे संकेत हमें दे रही है, पर जिस कंपनी की सेल्स निगेटिव तरफ हो तो वो हमें निगेटिव संकेत दे रही है। ये तो एक सिंपल सा पार्ट है। और हमने स्कैनर में अगर इसका Q2 का रिजल्ट चेक करा तो वहाँ पर हमें देखने को ये मिला कि सितंबर 2024 यानी Q2 में कंपनी की जो सेल्स है काफ़ी कम हो गई है। तो सितंबर 2023 की पहले देखेंगे, वहाँ पर कंपनी की जो सेल्स थी करीब 1372 करोड़ की सेल्स थी और 175 करोड़ का कंपनी का लॉस था। लॉस तो कंपनी करती जा रही है, पर पिछले साल जब इनकी सेल्स 1372 करोड़ की थी वो काफ़ी जानदार हमें देखने को मिली। पर इस बार सितंबर 2024 में अगर आप सेल्स देखेंगे तो साल दर साल कंपनी की सेल्स बहुत ज़्यादा गिरी है, जो करीब 886 करोड़ रुपए की इनकी सेल्स हो गई है, घटकर जो पहले 1372 करोड़ की थी। और कंपनी का जो लॉस है वो भी बढ़ गया है, जो करीब 262 करोड़ रुपए करीब का है। तो कंपनी ने अपनी सेल्स को साल दर साल कम कर दिया। अगर हम इसका मार्च 2024 का क्वार्टर देखें, वहां कंपनी ने सेल्स में हमें चौंकाया था जब कंपनी की सेल्स हुई थी 1469 करोड़ की, यानी 1469 करोड़ की कंपनी की सेल मार्च 2024 के क्वार्टर में थी, पर अब इनकी 886 करोड़ की रह गई है। तो कंपनी की सेल्स घट रही है, तो ये एक चिंता का विषय कंपनी के ऊपर बनता जा रहा है। रिजर्व की अगर हम बात करें तो कंपनी का रिजर्व अगर हम 20,744 करोड़ का रिजर्व वो भी कंपनी का माइनस में है। और कंपनी की अगर हम चीज़ें देखें उधार, तो कंपनी के पास उधार है 25,900 करोड़ रुपए करीब का कंपनी में उधार है। तो कंपनी का ये भी निगेटिव चीज़ है, कैश फ्लो भी कंपनी का निगेटिव है। अगर हम इसका प्रमोटर का हिस्सा देखें तो 75% इसके अंदर प्रमोटर है, जिसके अंदर जेएम फाइनेंशियल एसेट और दूसरा आपको देखने को मिलेंगे रिलायंस इंडस्ट्री। तो दोनों की इसके अंदर आपको होल्डिंग देखने को मिलेगी जो 75% है, जेएम फाइनेंशियल और रिलायंस इंडस्ट्री की। एफआईज की अगर हम बात करें तो कंपनी के अंदर 2.46% एफआईज हैं, डीआईज कंपनी के अंदर हैं जो करीब 2.38% है और पब्लिक कंपनी के अंदर है 22.16% है। तो कंपनी ने अपनी सेल्स को जो से निगेटिव किया है, तो कंपनी का जो ये क्वार्टर बिल्कुल निगेटिव गया है, ये आप समझ कर चलना। देखो सर, अब बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। आपको पता ही है कि इन्होंने काफ़ी बड़ा एफपीओ भी लाए थे, जिसकी बोलियां ही इनको करीब 90,000 करोड़ की प्राप्त हुई थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुमार मंगलम बिरला जी कह रहे हैं, ये न्यूज़ के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। और वो ये भी कह रहे हैं कि कंपनी के द्वारा फंड जुटाने की वजह से पूंजीगत व्यय को चक्र को फिर से शुरू करने की मदद मिली है, जो इन्होंने पहले फंड जुटाया था। तो कंपनी ये बोल रही है कि जो इन्होंने फंड जुटाया था
उसकी वजह से इनके जो खर्चे थे उसको फिर से शुरू करने की इनको एक मदद मिल गई है। देखो सर, आपको एक चीज़ बताऊं, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 में बोलते हुए कुमार मंगलम बिरला जी ने कहा कि उन्होंने ये कहा है कि सरकार का निरंतर समर्थन से, क्या कहा उन्होंने, सरकार के निरंतर समर्थन से उनको विश्वास है कि वो देश के प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है डिजिटल इंडिया बनने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना योगदान देंगे। ये बहुत बड़ी बात हमारे कुमार मंगलम बिरला जी ने बोल दी है कि सरकार का निरंतर समर्थन जो वोडाफोन आइडिया को मिला है उसकी वजह से उनको विश्वास है कि जो देश के प्रधानमंत्री जी का हमारा डिजिटल इंडिया का एक उनका मुहिम है कि भैया ये होना ही होना है, आगे जाकर बढ़ता जाएगा डिजिटल, तो उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान जो है कुमार मंगलम जी कह रहे हैं हम देंगे ही देंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक विशेष तौर पर एक ऐसी चीज़ दिखा रहे हैं जो वोडाफोन आइडिया के प्रति कुमार मंगलम बिरला जी की आस्था जो है अभी भी बनी हुई है। तो सर, निरंतर किसी भी कंपनी के ऊपर कुछ भी चीज़ें कभी ना कभी होती जाएंगी। अब ये नहीं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है तो इसका थोड़ा सा सेल्स कम हो गई या बढ़ गई तो कभी ये नहीं होगा, या आलोक इंडस्ट्री है इसकी इतनी जॉब या अगले बार ज़्यादा नहीं करेंगे, है ना। कुमार मंगलम जी ने ये बोलते हुए एक ऐसी रणनीतियाँ बताई जहाँ से वो फाइट करने के लिए तैयार है, प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार है। फिर भी 5G की रणनीतियाँ जितनी जल्दी हमें पता लग जाए वो भी अच्छा साबित हो सकता है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ सर, मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ मैं आप अपने लिए और आपके लिए उस विधि से बना रहा हूँ जहाँ पर चीज़ें हमें समझ में आए। मैंने आपको कई बार कहा है कि लोग गुमराह करने वाले बहुत इस संसार में मिल जाएंगे, पर आपको समझना है कि जो सही दिशा दिखाता है, जो सही की तरफ बढ़ता है, सच की तरफ बढ़ता है, उसके ऊपर भी प्रॉब्लम काफ़ी आ जाती हैं। तो वो विधि है, उसको भी हम अपनाते जा रहे हैं और देश के प्रति अपनी ईमानदारी और शेयर बाज़ार के प्रति वो सारे नियमों को हम मानते हैं कि भैया किसी को टारगेट नहीं देना, किसी को ये नहीं करना। ये तो हम करते ही नहीं ना शुरू से। तो काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं सर यहाँ प्रॉफिट बुक करें वहाँ करें, तो सर आज तक मैंने कभी किसी को कुछ चीज़ के बारे में नहीं बताया, मैं आपको बता दूँ। फिर भी कोई एक क्लाइंट है, वो क्या उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ती गई, क्या उन्होंने ऐसा किया, ये मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। तो रिलायंस इंडस्ट्री का थोड़ा मुनाफा कम और एक्स डेट जो बोनस की है वो अभी हमें पता नहीं लगी। इंडस्ट्री जो टेक्सटाइल में अच्छा वर्क करती है, पर इस बार उनकी 886 करोड़ की सेल्स डाउन होना ये भी एक विषय है कि इसके बारे में सोचा जाए। दूसरा, कुमार मंगलम बिरला जी ने जो देश के प्रति अपनी चीज़ें बताई हैं, जो अपने चक्कर के बारे में बताया है, वे के चक्कर के बारे में बताया, तो वो भी रणनीति आपको समझ कर आनी चाहिए। तो किसी को भी किसी शेयर के ऊपर खरीदने बेचने की सलाह मेरी बिल्कुल भी नहीं है। तो चिड़ियों आटा दीजिए, गायों को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।